नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर किस तरीके से तैयारियां उत्तराखंड में चल रही हैं, ये आपको हम जानकारी देंगे। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। इसके साथ ही एक दिन में 209 नए संक्रमित मरीज भी मिले हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 94,000 के पार हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,552 है। कोरोना से अब तक 1,593 लोगों की मौत उत्तराखंड में हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, कोरोना अपडेट। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,552 है। प्रदेश में एक दिन में 209 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में संख्या कम हुई है कोरोना मरीजों की। तो कोरोना को लेकर ये ताजा अपडेट हम आपको बता रही हैं। उत्तराखंड का प्रदेश में मरीजों की संख्या में कमी आई है, 94,000 पार। प्रदेश में मरीजों की संख्या अब तक हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,552 है। 209 नए संक्रमित केस सामने आए हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा। इसके साथ ही संख्या में कमी देखी जा रही है, यानी कि सुधार संक्रमण भी आ रहा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है, धीरे धीरे रिकवरी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बोर्ड में गंभीर वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश को जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए। इसके बाद अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त मनीषा पवार की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया। अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी समिति में सदस्य हैं। जांच समिति 15 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। मुझे लगता है कि मेनका गांधी जी ने जिन भी बिंदुओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने संबोधित किया है, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान त्वरित लिया है और संज्ञान लेने के साथ साथ में उच्च स्तरीय उसमें जांच कमेटी बना दी गई है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, जांच के उपरांत में दूध का दूध पानी का पानी होगा। कुछ लोग बाहर से आए। बता दें कि ऊन बोर्ड में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और इस पूरे मामले को लेकर एक समिति गठित कर दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश इस समिति को इस पूरे मामले को लेकर दिए हैं। दरअसल मेनका गांधी की ओर से एक पत्र लिखा गया था सीएम को और इस पत्र में वित्तीय अनियमितता की बात कही गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया और एक जाँच समिति का गठन कर दिया है। उच्च स्तरीय जाँच समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी। 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट इस जांच समिति की ओर से पेश की जाएगी। उधर ऋषिकेश में भेड़ और ऊन विकास बोर्ड की ओर से पशुपालन विभाग कार्यालय में ऊन उत्पादक और भेड़ पालकों की संगोष्ठी और सामूहिक कृत्रिम गर्भाधान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान अलग अलग प्रांतों से आए भेड़ पालकों को भेड़ प्रजनन की जानकारियां दी गईं, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों से आए पशुपालकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मनीष भाई, और इस कार्यशाला को लेकर भेड़ और ऊन विकास बोर्ड के अधिकारी अविनाश आनंद और पशुपालन मंत्री रेखा आर्य का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। और साथ में हम मशीन शेयरिंग का भी काम, ट्रेनिंग जो हमारे भेड़ पालक हैं उनको हम मशीन शेयरिंग का ट्रेनिंग भी दिला रहे हैं। उद्देश्य इसके साथ ये भी है कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया से गत वर्ष मेरिनो भेड़ें आयात की थी, उनके जो सीमेन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कि पूरे देश में पहली बार ये किया जा रहा है, उसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। उनको बताना, माननीय मंत्री जी को और पूरे राज्य को बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या कार्य किया है। इस मेरिनो भेड़ से करीब 600 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो चुके हैं एक साल के अंदर, जो एक उपलब्धि है पूरे प्रदेश के लिए।
और आगे भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम जो है हमारे जो ऊन क्रेता और विक्रेता उनको लेकर एक छोटा सा सम्मेलन किया गया है और साथ साथ में एक प्रदर्शनी है कि किस प्रकार से पूरा उत्तराखंड में भेड़ों का जो ऊन उत्पादन हो रहा है, किस किस ग्रेड में जो है वो ऊन उत्पादन हो रहा है और हमारे विभाग का क्या ध्येय है कि आखिरकार हम इस प्रकार का ऊन का उत्पादन कर सके जिसकी कि मार्केट में अत्यधिक डिमांड हो, जिसके के लिए इंडस्ट्री में अत्यधिक डिमांड हो। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इस प्रकार का हम भेड़े लेकर आए थे जिनका नाम मेरिनो है, जिसको लेकर हम नस्ल सुधार को लेकर बड़ा कार्यक्रम जो है हम लोग लगातार कर रहे हैं और जिसके परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ जो है ऊन की जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी डिफरेंस आया है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो एक स्टैंडर्ड होती है क्वालिटी की, तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को जो है वो अचीव हम लोग करें, जिसमें हम 24 माइक्रोन यदि हम अपेक्षा करते हैं ऊन में मिले तो वही 20, 21, 24 तक में हमें मिल जाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में अगर हम कोरोना की बात करें तो मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। रिकवरी रेट ठीक ठाक यहां पर अब नजर आ रहा है। 209 नए मरीज 24 घंटे के दौरान सामने आए और कुल मरीजों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 94,000 के पार कुल मरीजों की संख्या अब तक पहुंच गई है। तो लगातार पल पल की जानकारी उत्तराखंड में क्या कुछ कोरोना को लेकर अपडेट बना हुआ है, ये इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और ऐसे में हमारे साथ संवाददाता सुभाष गौड़ देहरादून से जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है, कोरोना की स्थिति कैसी उत्तराखंड में, बताइए। जी बिल्कुल, पहले की तुलना में अगर बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा था कि जो मरीज पॉजिटिव आ रहे थे वो लगभग 500 के आसपास थे, लेकिन अब वो घटकर संख्या लगभग 200 हो गई। तो कहा जा सकता है कि जो स्थिति पहले बनी हुई थी उत्तराखंड में कि रोजाना 500 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे, वो घटकर अब लगभग 200 हो गए। तो ऐसे में अच्छी खबर जरूर है कि जो मरीजों का आंकड़ा वो धीरे धीरे घट रहा है और जो रिकवरी रेट है प्रदेश का वो भी बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जिनको भी कोरोना हो रहा है वो जल्द से जल्द रिकवर कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। हालांकि अभी तक ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के 13 जिलों में से केवल 2-3 ही जो जिले हैं उनमें ज्यादातर मरीज पाए जा रहे हैं। उसमें राजधानी देहरादून है, हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है, क्योंकि तीनों ही जिले मैदानी जिले हैं और क्योंकि शहरी जिले हैं या जो जनसंख्या बेहद अधिक संख्या में है, तो कहा जा सकता है कि ये भी एक बड़ी वजह है कि इन क्षेत्रों में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं पाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अस्पतालों की व्यवस्था बेहतरीन है, क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था अभी तक बेहतरीन इन क्षेत्रों में है, तो जो मरीज हैं वो रिकवरी भी जल्दी कर पा रहे हैं और यही कारण है कि प्रदेश का जो रिकवरी रेट है वो अब लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जी सुभाष, अगर वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करें तो किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि कल से पूरे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो तैयारियां पहले से कर दी गई हैं, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण सेंटर्स पहले से ही बनाए गए थे, जिसमें से एक राजधानी देहरादून था और दूसरा हल्द्वानी था। हालांकि जो वैक्सीन है वो सभी जिलों में पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन की जो संख्या है वो सीमित पूरे प्रदेश के लगभग 1,13,000 वैक्सीन उत्तराखंड पहुंची है, जिसमें से जिलावार जो वैक्सीन है वो हर जिले में पहुंच चुकी है और जो सेंटर्स हैं उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी कर दी गई है। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण टीम इस काम के लिए बनाई गई है जो कि इस पूरे काम को करती हुई नजर आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी चीज है कि जो शुरुआती दौर में जो वैक्सीन लगनी है वो केवल 50,000 लोगों को लगनी है, क्योंकि वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो लगभग एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन लगनी है। तो जिस व्यक्ति को यदि 16 जनवरी को वैक्सीन लगती है तो 4 हफ्ते बाद उस व्यक्ति को दोबारा वो वैक्सीन लगनी है। तो इस हिसाब से उत्तराखंड में केवल 50,000 जो कर्मचारी कहा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग के, उनको ही ये वैक्सीन अभी शुरुआती दौर में लगनी है। तो कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी जो स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार द्वारा कर ली गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुभाष, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं, संवाददाता धर्मेंद्र का हम रुख करेंगे। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, कोरोना की स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, अगर कोरोना की स्थिति की बात करें तो हरिद्वार में अब स्थिति कोई ज़्यादा भयावह नहीं है। कोरोना के आंकड़े जो हैं पॉजिटिव के काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन जहां तक वैक्सीन लगाने की बात है तो वैक्सीन की पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है और हरिद्वार जनपद को 18,050 जो वैक्सीन है कोरोना की वो प्राप्त हुई हैं। जो यहाँ पर जो जिला स्टोर कोल्ड सेंटर है वहाँ पर वो वैक्सीन रखी गई हैं और कल ये लगाई जाएंगी। अब सबसे पहले चरण में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो 4 सेंटर हरिद्वार जनपद में बनाए गए हैं, जिसमें एक आयुर्वेदिक कॉलेज
ऋषिकुल अस्पताल है, वहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जाएंगी। उसके साथ ही पीएचसी रोशनाबाद, पीएचसी इमली खेड़ा, साथ ही रुड़की सिविल हॉस्पिटल में ये वैक्सीन लगाई जाएंगी। पहले चरण में जो 14,035 स्वास्थ्यकर्मी हैं जनपद के, उन्हें ये वैक्सीन लगाई जाएंगी, टीकाकरण किया जाएगा, जिसको लेकर कई बार यहाँ पर ड्राई रन भी हो चुका है। पूरी तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि अभी तो 4 सेंटरों में वैक्सीन लगाई जानी है, उसके बाद धीरे धीरे सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल पूरी तैयारी की हुई है। कल ये वैक्सीन जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हें यहाँ पर लगाई जाएगी। पहले ही दिन 400 एक जो सेंटर में चिन्हित किए गए हैं, तो एक सेंटर में 100 लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। तो कुल मिला के पहले दिन कल कह सकते हैं कि 400 जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हें ये वैक्सीन लगाई जाएगी। धर्मेंद्र, कितनी डोज वैक्सीन के हरिद्वार में पहुंच चुके हैं, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, हरिद्वार जनपद में 18,050 जो वैक्सीन की डोज हैं वो पहुंची हैं, जो यहाँ पर सुरक्षित रखी हैं, और जो यहाँ पर लगाई जानी है वो 14,035 स्वास्थ्यकर्मी हैं। पहले चरण में उन्हें लगाई जाएगी। लेकिन अभी जो सेंटर लगाए गए हैं जहाँ पर ये टीके लगाए जाने हैं, वहाँ पर 4 सेंटर बनाए गए हैं। एक सेंटर में एक दिन में 100 लोगों से ज़्यादा को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है। तो कुल मिला के एक दिन में 400 लोगों को ही यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, पिथौरागढ़ के धारचूला में इन दिनों सिंचाई विभाग की ओर से भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के किनारे तटबंध का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जता दी है। तटबंध निर्माण पर नेपाल का कहना है कि 2013 की आपदा ने नेपाली भूभाग का नदी से कटाव हुआ, जिसके चलते नेपाल का भूभाग भारत के हिस्से में चला गया, जो गोरखा रेजिमेंट के शिविर के पास बड़ा सा मैदान बन गया है। नेपाल का कहना है कि तटबंध बनता है तो नेपाल के विद्रावन और दारचूला को खतरा है। वहीं जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी जमीनी दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद ही सिंचाई विभाग की ओर से भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए तटबंधों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे कि नेपाल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। काला पानी में जब ये इंडिया ने सड़क बनाने के दौरान भी वही बात, जैसा अब जो ये नेपाली सेना ने बाटो बनाया अर्थात रास्ता बनाया, वो टाइम भी वैसे ही हुआ। लेकिन बार बार जो भी हो रखा है, इंडिया ने ऐसा किया, भारत सरकार ने ये किया। मैंने कहने का मतलब ये है कि और हमारे जो जनता पब्लिक है यहाँ के दारचूला के नेपाल की जो पब्लिक है, वो पब्लिक ने कहने का मतलब इतना है कि ये भूमि नेपाल का ही था, विगत में भी था, वर्तमान में भी था। आपसे भी इतने कहता हूँ कि वो उसमें क्या हो सकता है, वो अपना भी हाथ है उसमें तत्काल कल परसों के डेट से तत्काल वो काम बंद करने में आपके बड़े जोरदार मांग है, इतने चाहता हूँ। धन्यवाद। सिंचाई विभाग द्वारा धारचूला नगर क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो है 2013 में जो आपदा आया था और जो क्षति हुआ था, उस तरह की क्षति के पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है और दोबारा क्षति ना हो उसके लिए तटबंध बनाए जा रहे हैं। इसके लिए स्वीकृति सक्षम स्तर से नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृति ये परियोजनाएं हैं, इसका स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है। नेपाल द्वारा इसमें जो आपत्ति किया गया है, इसका एक पत्र जिला जो CDO कार्यालय है नेपाल के धारचूला जनपद का, वहाँ से प्राप्त हुआ है। उनका आपत्ति वर्तमान में इसका परीक्षण कराया गया। परीक्षण के उपरांत राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त जांच किया गया। जांच में ये पूर्णतः पाया गया है कि जहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है वो भारतीय सीमा के अंदर का क्षेत्र है, इसमें नेपाल का हस्तक्षेप करने का कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में हमने जो संयुक्त जांच और निरीक्षण आख्या है, इसका आख्या को जो है भारत सरकार के जानकारी के लिए प्रेषित कर दी। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। चक्राता विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर कांग्रेस ने आज संगठनात्मक विस्तार किया, जिसमें राज्य के सभी 70 सीटों के लिए जिला प्रभारी बनाए गए। साथ ही विकासनगर के पूर्व विधायक नव प्रभात की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय चार्जशीट कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी सरकार की विफलताओं की चार्जशीट तैयार करेगी। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने बताया कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षों को जिलों का प्रभार आवंटित किया गया है। जिला प्रभारियों को हर महीने बैठकें करने, संगठनात्मक मजबूती के साथ ही आंदोलनात्मक कार्यक्रम किए जाने की जिम्मेदारी होगी। हरिद्वार में बड़ी धूमधाम के साथ कैलाशानंद गिरी महाराज का निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पदाभिषेक किया गया।
इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, प्रसिद्ध गायक अनुराधा पौडवाल, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई लोग शामिल हुए। पदाभिषेक से पहले कैलाशानंद गिरी महाराज रथ पर शोभा यात्रा निकालते हुए आश्रम दक्षिण काली मंदिर से निरंजनी अखाड़े तक पहुंचे। भव्य कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों से वर्षा की गई। साथ ही जगह जगह रास्ते में भी समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी और प्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी मंच से भजन गाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि आज से कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं और आज से वो निरंजनी अखाड़े में आने वाले नए संतों को संन्यास की दीक्षा देंगे। आज मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा ये भारत के इतिहास में 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है। उस अखाड़े का आचार्य पद पर अभिषिक्त होना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अपने में बहुत बड़ा विषय है। अपितु मैं समझता हूँ कि यह पद बहुत बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ दायित्व तो बहुत बड़ा है। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज को निरंजन पीठाधीश्वर की उपाधि दी गई। पंचायती अखाड़ा से निरंजनी के पंच परमेश्वरों ने उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर पद पे पट्टाभिषेक किया। आज से हमारे वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं। आचार्य महामंडलेश्वर का दायित्व संन्यास परंपरा के अनुसार सन्यासियों को दीक्षा देना होता है। आज गुरु शंकराचार्य जी ने जब अखाड़ों की स्थापना की तो वह उस समय 4 पीढ़ी के शंकराचार्य हम लोगों को दीक्षा दिया करते थे, लेकिन उनकी व्यस्तता होने के कारण उन्होंने हर अखाड़े के एक आचार्य को बनाने को कहा गया और निरंजनी अखाड़ा नहीं, कोई सी भी अखाड़े का आचार्य चुनने का हटाने का अधिकार अखाड़ों को होता है। देहरादून से बड़ी खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मच गया है। पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान सामने आया। अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि सिर्फ कौओं में आई। बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जिन राज्यों के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहां की मुर्गियों और अंडों पर रोक लगी है, ये पशुपालन सचिव की ओर से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी, अभी तक सिर्फ कौओं में पुष्टि हुई है बर्ड फ्लू की, इस बात की जानकारी मिल रही है। देखिए, बर्ड फ्लू में जो पुष्टि हुई है वो कौवों में हुई है। अभी कमर्शियल पोल्ट्री फार्म में या डोमेस्टिक बर्ड्स में बर्ड फ्लू होने का अभी तक कोई इंसिडेंट्स नहीं है, न कहीं पर कोई मॉर्टेलिटी हुई है। और अभी जो दूसरी जगहों पर हम लोगों ने सैंपल्स भेजे हैं वो भी वाइल्ड बर्ड्स के ही हैं। तो इसलिए मैं सभी सिटीजन से अनुरोध करता हूँ कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, हमने एडवाइजरी इश्यू किया है हर ज़िले को, और उसमें एक एडवाइजरी ये भी है कि जो प्रभावित प्रदेश हैं वहाँ से, प्रभावित प्रदेश का मतलब जहाँ पोल्ट्री फार्म्स प्रभावित हुए हैं, वहाँ से चिकन और अंडे की जो आवागमन है उस पर रोक। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो बर्ड फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है बर्ड फ्लू की वजह से। इसके साथ ही उल्टी होने का एहसास भी आपको हो सकता है, यानी कि आपका जी मचला सकता है। इस तरह के लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं। बुखार और नाक बहना भी, यानी कि ये भी सामान्य फ्लू जैसे ही लक्षण है। मांसपेशियों, पेट के निचले हिस्से और सिर में दर्द रहना, मुर्गियों और संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से ये बीमारी होती है। ये वायरस इंसानों में आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस काफ़ी खतरनाक भी माना जाता है। इसके साथ ही बर्ड फ्लू के जो लक्षण हैं वो जो हमने आपको बताएं, दरअसल ये सामान्य फ्लू जैसे लक्षण है, इसलिए सावधानी आप बरतें। और किसी भी तरीके की ऐसी कोई समस्या होती है, आपको कोई संदेह, शंका होती है, तो फिर आप डॉक्टर से परामर्श जरूर करें।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज के बदलने और ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। पर्वतीय जिलों में जहां ठिठुरन बढ़ेगी तो वहीं मैदानी जिलों में प्रचंड शीत दिवस की संभावना जताई गई है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं मैदानी इलाकों में सुबह से ही हल्का कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की धूप है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठंड में इजाफा हुआ है। 15 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ स्थानों पर शीत दिवस से प्रचंड शीत दिवस की स्थिति के रहने के आसार हैं। इस जिले में दोनों दिन घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 16 जनवरी से राज्य में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं, लेकिन साथ ही मैदान के कुछ भागों विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में उतले से मध्यम कोहरा छाए रहने के आसार हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।